अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये सेशन रखा है अब कैनेडियन इमिग्रेशन वालेकुम सलाम। को समझने के लिए उनका पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है, वहाँ पे हमने कैसे अप्लाई करना है एज अ पाकिस्तानी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्कोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, या कैनेडियन इमिग्रेशन के अलावा भी आप कहाँ कहाँ मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास दो गेस्ट हैं अवेलेबल। एक फहद है जो कि अभी यंग है। फहद, एज कितनी है आपकी? 25। 25 ईयर ओल्ड। और आपका एक्सपीरियंस कितना है? मेरा एक्सपीरियंस जो ग्रेजुएशन के बाद है वो तकरीबन है 2 साल। 2 साल लेकिन का। इससे पहले भी मैं काम करता रहा हूँ तो वो मिला के तकरीबन मेरा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के साथ जॉब भी कर रहा था तो वो मिला के मेरा तकरीबन 4 प्लस। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। और हाँ जी। आपने अभी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन कौन सी है? मैंने बैचलर्स की बैचलर्स की है, ठीक है है। डिजाइन में, सी एफ डिजाइन टी में, है। ठीक है। दूसरे हमारे पास गेस्ट हैं मोहम्मद इलियास। इनकी एज है 29 ईयर्स। और इन्होंने भी बैचलर्स किया है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। और इनके पास मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस है। कैनेडियन 6 ईयर तक कैनेडियन ऑलमोस्ट। 6 ईयर्स का। तो कैनेडियन इमिग्रेशन मैक्सिमम आपको मार्क्स 3 ईयर्स पे दे देती है। तो आपका 3 ईयर प्लस जितना भी एक्सपीरियंस है तो वो 3 ईयर्स ही काउंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन कम्प्रिहेंसिव जो रैंकिंग सिस्टम है, इनका टूल कैसे काम करता है, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और वैलिड इंफॉर्मेशन आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे ही है, ircc.canada.ca की वेबसाइट। इस पे ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, चाहे वो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हैं जिसकी बेस पे वो इनविटेशन सेंड करते हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स को। तो सारी मालूमात आपको इनकी अपनी वेबसाइट में मिल जाती हैं। इसके अलावा यूट्यूब के काफ़ी चैनल हैं जो मैं एंड में आपको रिकमेंड कर दूंगा। उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं एवरी डे अपडेट्स के लिए, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन जो कैनेडियन इमिग्रेशन है बहुत सख्त हो गई है, बहुत ज़्यादा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने निकाले हैं, और कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। इवन के हाईएस्ट रैंक जो लोग हैं जिनकी हाईएस्ट एजुकेशन है, अच्छे इंग्लिश के मार्क्स हैं, उनके लिए भी अब एलिजिबल होना, एलिजिबल तो है वो, लेकिन उनका ड्रॉ में नाम आना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 सालों से कनाडा कनाडा में बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेट कर गए हैं। इतनी ज्यादा इमिग्रेशन हो गई है कि कनाडा के जो अपने सिस्टम है, चाहे वो हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब दबाव में है। हर जगह बहुत ज्यादा रश होता है, वेट टाइम ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लोकल कैनेडियन हैं वो भी इस बार इस पे सफर कर रहे हैं। और उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर है गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को लेके। और अभी ये साल इलेक्शन का है, तो गवर्नमेंट ने या लोगों को खुश करने के लिए या ओवरऑल भी उन्होंने समझा होगा तो जल्द रिजॉल्व करना है, इस वजह से उन्होंने अब काफी रूल्स चेंज किए हैं और अपना इमिग्रेशन सिस्टम टफ करते जा रहे हैं। खैर, हर बंदे की अपनी लक है, और बेस्ड ऑन योर ओन प्रोफाइल कि आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, आपका प्रोफेशन कौन सा है, उसकी बेस पे आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, वहां से आपको इनविटेशन आ सकता है। तो इसलिए हर बंदे को अपनी लक ट्राई करनी चाहिए। और कैनेडियन इमिग्रेशन को में प्रोफाइल बनाने के लिए, इनकी एलिजिबिलिटी को रीच करने के लिए जो एफर्ट्स या जो पैसे रिक्वायर्ड हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप किसी और कंट्री में मौजूद हैं और आपको कनाडा की इमिग्रेशन करनी है, या आपको ड्यूअल सिटीजनशिप चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है या वो कनाडा की है या यूके की है, तो आपको ये तो कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हर हर कंट्री का अपना एक सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन कितनी ज़्यादा है, आप इंग्लिश का कितना अच्छा आपको ग्रिप है, वो बेस करता है आइल्स के टेस्ट पे। फिर आपका तजर्बा कितने साल का है। कुछ कंट्रीज हैं जो कि 3 साल का तजर्बा बेस आपको सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसके लिए मेरे ख्याल में 5 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, और वो जितना भी आपका एक्सपीरियंस होता है उसमें से 2 साल वो माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे का 7 साल का एक्सपीरियंस है
तो 2 साल माइनस होते हैं और आपका वो 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो है आपकी एजुकेशन, आपकी एज। एजुकेशन पे फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं एफर्ट। फॉर एग्जांपल किसी के बैचलर्स है, उसको अपने चांसेस बढ़ाने होते हैं तो वो मास्टर्स कर लेते हैं या वो कोई डिप्लोमा कर लेते हैं लैंग्वेज के एग्जाम्पल बेस। मेरी है, मेरा हम्म। बैचलर था तो मैं मास्टर भी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मेरी ले सकते हैं आप। हाँ जी। और जब हम ये जब टूल्स एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर जब अपडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से थोड़ा सा फैक्टर चेंज करने से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं या आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने खुद भी एक्सप्लेन किया है कि ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन होगा और उसकी बेस पे ही आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो पहला स्किल्स है। स्किल से मुराद है आप इनके ना डेजिग्नेशन है जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या आपका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से है, तो वो हर स्किल्स के डिफरेंट कोड्स हैं। ठीक है। फिर आपका उसमें एक्सपीरियंस कितना है ये भी काउंट होता है। आपकी एजुकेशन मास्टर्स है, बैचलर्स है, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है बैचलर्स के बाद, या आपने पीएचडी की हुई है, तो उस बेस पे भी आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। फिर लैंग्वेज के मार्क्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी हम इस टूल को यूज करते हैं। तो सलमान हाँ मोहम्मद नहीं होगी। इलियास जी। हाँ ये आपकी वो स्क्रीन सिंक्रोन दिखा रही है। सॉरी। अ, हाँ मैं अभी सिर्फ क्रोम, सिर्फ मैं सफारी पे हूँ, तो आपको सफारी नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, हमें जोन की स्क्रीन है। हाँ वही वही सफारी मेंस वही है अभी। अभी ये फाद वो हनीफ, हनीफ ने भी नहीं दिखाई स्क्रीन अभी दूसरी, अभी यही है, इसी मैं पे ही अभी, है। हाँ मैं टूल्स के स्टार्ट पे हूँ। तो ठीक फहद है, और आप ये मोहम्मद पार्ट इलियास, कीजिए। हाँ फहद और मोहम्मद इलियास दोनों मैरिड हैं। लेकिन जब आप अपने स्पाउस को भी अपनी प्रोफाइल में ऐड करके आप चाहते हो कि वो आपके साथ जाएं, तो वो आप पे आपके स्कोर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं, अनलेस कि आपके स्पाउस आपसे ज्यादा एजुकेटेड हों या आपके बराबर एजुकेटेड हों और उनकी इंग्लिश के जो स्किल है, या इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो भी आपसे ज्यादा हों या एटलीस्ट आपके बराबर हों। तो ज्यादातर केसेस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कोशिश करें कि स्टार्ट में अपनी स्पाउस को अपनी प्रोफाइल में ऐड ना करें। हाँ अगर आपके स्पाउस ज्यादा एजुकेटेड हैं, उनका इंग्लिश का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, तो फिर आप खुद अपना मेन एप्लीकेंट बन जाएं और अपनी स्पाउस को अपना डिपेंडेंट बना लें। और फिर एक और प्रोफाइल क्रिएट कर लें अपने स्पाउस की, वो मेन एप्लीकेंट होंगी और आप उनके डिपेंडेंट ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से दो जो प्रोफाइल हैं वो सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगी, तो आप लोगों के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी केस में हमें पता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो आप जैसे मोहम्मद इलियास का केस है या फाहद का केस है, या फाहद की जो वाइफ है वो अभी एजुकेशन उनकी कंप्लीट नहीं हुई, उनको टाइम है, तो इसलिए आप स्टार्ट में स्पाउस ला कॉमर या जो भी आपकी वाइफ है वो आपके साथ कनाडा आ जाएंगी स्टार्ट में, कि नहीं आप इसको नो ही कर दें। उसके बाद आ जाती है एज। एज में मैंने सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो अंटिल 29 ईयर्स के मिलते हैं। तो आप 17 साल से अगर 29 साल के दरमियान में हैं तो फिर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही आप 30 को टच करते हैं तो आपके पूरे टोटल पॉइंट्स में से 5 माइनस हो जाते हैं। आप 31 गए हैं तो फर्दर माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप उतने देखने के 5 मार्क्स पर ईयर कम होते जाएंगे आपके। तो एयर एक्सप्रेस एंट्री में इतने ही वो टाइट कंपटीशन होता है कि एक पॉइंट कम करने से भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो एज ऐसे फैक्टर है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लेट्स से मैं कंसीडर करता हूँ 25 ईयर ऑफ एज जो कि फाद की है। फाहद ने अभी किया हुआ है बैचलर्स। हम एजुकेशन के सेक्टर में जाते हैं। सो इन्होंने कहा है कि आपने कोई कैनेडियन। हम्म। हनीफ, नजर नहीं आ रही इसको। स्क्रीन ना सिर्फ जूम वाली आ रही है, मीटिंग वाली, तो दूसरी शेयर नहीं की हुई है। नहीं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, सिर्फ ये कुछ जूम भी नहीं, वाली, सिर्फ zoom कर लॉग दो। इन विद गूगल लॉन्च मीटिंग ये आ रहा है, जूम वाली स्क्रीन है, मतलब ये कब जो से है? ब्राउजर है ना दूसरे वाला, स्टार्ट से ही। अच्छा। वो मतलब समझ तो आ तुम, गई है क्या, हाँ लेकिन क्या कह तुमने रहे हो। पहले बताया था ना कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। मैं नहीं नहीं, दोबारा मैंने कर यही देता हूँ। बोला था कि जोन की स्क्रीन नजर आ रही है। ओके मैं आप दोबारा कर शेयर देता हूँ। खत्म करें और उसके बाद शेयर करें और इंटायर स्क्रीन। ठीक है मैं एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। अब आ रही है, अब बताएं आपको हाँ नजर आ अब रही आ है? रही अब आ रही है है, आ सही। रही है। चलें ठीक है ओके। अच्छा वो दूसरा अपना इंट्रो दे, हनीफ आप दे देते कि इस टाइम आप कनाडा में हो ना आई थिंक। हाँ मैं इमिग्रेट कर चुका हूँ कनाडा में। कितना और अरसा लगा था आपको।
मैंने बना स्टार मुझे जो इंट्रोडक्शन दिया था मेरे एक दोस्त ने, वो मेरे ख्याल में 2018 में दिया था। तब जब मैंने अपने बैचलर्स के साथ क्या पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे जो उस वक्त ड्रॉस चल रहे थे एक्सप्रेस एंट्री के, वो कोई 437 440 के करीब चल रहे थे। तो मुझे लगता था कि मेरे चांसेस कम हो जाएंगे जब तक मैं आइल्स क्लियर करूंगा या अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल कंप्लीट करूंगा। तो इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। वो दुबई में बैठे हो सकता था और उसके लिए मिनिमम एफर्ट्स रिक्वायर्ड थी। तो फिर इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, जो कि मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ। 2019 में फिर मैंने उसकी वैल्यूएशन करी, क्रेडेंशियल्स की। फिर मैंने एक दफा आइल्स दिया, जिसमें मेरा लिसनिंग में कुछ मार्क्स कम आ गए थे। तो मेरे मार्क्स काफी कम बन रहे थे एज कम्पेयर टू कंपटीशन। एलिजिबिलिटी तब भी थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा ड्रॉ में नाम नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक आइल्स दोबारा अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरे फिर मार्क्स काफी अच्छे आ गए। कितने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा जब हम ये टूल्स यूज करेंगे। तो मेरे मतलब लिसनिंग में 9 थे, रीडिंग में 9 थे, और 7 थे राइटिंग में, और 7 ही थे स्पोकन में। तो इस तरीके से गुड। वो जो हाईएस्ट मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो मतलब आ गए थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आइल्स का एक भी कोई जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल लिसनिंग है, उसमें अगर आपका 8 से 7.5 होता है तो किस तरह से आपके पॉइंट्स गिर जाते हैं। वो जब हम ये टूल यूज करेंगे तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये टूल है, इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने आपसे पूछा है कि आप मैरिड हैं कि नहीं। आपने बोला कि मैं मैरिड हूँ और आपकी स्पाउस आपके साथ नहीं आएंगी। फिर आपने अपनी एजुकेशन दी, सॉरी अपनी एज बताई कि आप 25 ईयर्स हैं, क्योंकि मैंने आज बताया कि जैसे ही आप 30 को टच करते हैं आपके पॉइंट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी क्या है, तो आपने कोई कैनेडियन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ली है, या कोई एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट की है कि नहीं। इस पे हम बात करेंगे बाद में कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कैसे हो सकती है अगर आपने आउटसाइड कनाडा की है, जो कि आपके केस में आपने पाकिस्तान से स्टडी की है। तो वो कहते हैं कि आपने कुछ अप्रूव्ड एजेंसी से अपनी क्रेडेंशियल इवेल्युएशन करवानी है, जो कि 5 साल के अंदर अंदर हो। तो उस बेस पे फॉर एग्जांपल हम फाद की एग्जांपल ले लेते हैं। फाद ने बैचलर डिग्री की है, ठीक है, इसने 3 या ज्यादा साल किसी यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, तो हम बैचलर डिग्री सिलेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं कि क्या आपने कोई कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा भी किया है। तो इस केस में नो है। कई लोग करते हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट बन के कनाडा आते हैं तो आपके चांसेस बहुत बन जाते हैं पीआर के, जब क्योंकि आप इस पार्ट को जब यस करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इस टूल को आप इसके साथ खेल सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर चेंज करने पे आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इन फैक्ट्स पे आते हैं जो इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइम कोई कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपके पास कोई इंग्लिश या फ्रेंच का टेस्ट है। अगर आप नो करेंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो लेट से पास टेस्ट देता है और उसको कहता है कि मैंने टेस्ट दिया हुआ है, और वो टेस्ट 2 साल से पहले का है। तो आपने कौन सा दिया, लेट से उसने फहद ने आइल्स का टेस्ट दिया। अब मैं वो मार्क्स लिखूंगा जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए। तो स्पोकन में मिनिमम 7 होना चाहिए, लिसनिंग में मिनिमम 8 होना चाहिए, रीडिंग में 7 होना चाहिए, और राइटिंग में भी 7 होना चाहिए। मतलब 7 8 7 7, ये वो फिगर है जिसकी बेस पे आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। और आइल्स का टेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है पूरे एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज में। आपकी एज से शायद 5 नंबर बढ़ते हैं, कम होते हैं। आपकी एजुकेशन से भी शायद, अगर आपने बैचलर किया है और उसके बाद एक डिप्लोमा किया, शायद 20 या 30 मार्क्स ऐड होते हैं। लेकिन आपके आइल्स के अगर कम हो गए तो इसके आप मेरे ख्याल में 100 तक भी स्कोर कम हो जाता है आपका। तो फिर खैर हम चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज। तो हमारे पास अभी कोई और लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच अभी बात नहीं आती ना, उसने कोई टेस्ट दिया, तो इसको हम नो ही करते हैं। तो वो फिर आगे बात है वर्क एक्सपीरियंस की। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव। तो आपका कनाडा में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लिखेंगे नन। फिर वो कहते हैं कि इन द लास्ट 10। अब जब आपका कनाडा में अगर कोई एक्सपीरियंस होता है, 1 year का भी हो जाता है, तो इससे आपको काफी ज्यादा चांस मिल जाते हैं पीआर होने के। आजकल ज्यादातर पीआर उन लोगों की हो रही है जिनका कनाडा में एक्सपीरियंस था। तो फिलहाल इसको नन ही रखते हैं हम। नेक्स्ट उस पे और जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर अभी इनिशियल स्टेज पे है, लेट्स से ऑफर लेटर आया है, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, मतलब हम्म। अभी कनाडा जाके हमने काम नहीं किया, ओनली हाँ, ऑफर लेटर आया है, तो उसका फायदा हो सकता है। हाँ उसका फायदा होगा, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। वो आगे शायद ये क्वेश्चन आएगा जैसे जैसे टूर में हम प्रोसीड करेंगे, तो उसको हम यस और नो दोनों करके देख लेंगे। ठीक। ठीक है, फिलहाल हम फैक्ट पे बात करते हैं, जो कि यही है कि कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। और लेट्स से
इन द लास्ट 10 ईयर हाउ मेनी टोटल ईयर ऑफ फॉरेन एक्सपीरियंस आपको है, चाहे वो पाकिस्तान से है या दुबई से। तो जब तक आपकी प्रोफाइल बनेगी, लेट से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी है, आइल्स का टेस्ट भी देना है। लेट से 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका 3+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो मैं अभी 2 की जगह 3 ही डाल देता हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन की, कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी या फेडरल बॉडी से। तो ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं इधर, जो कि यहाँ के प्रोविंस वगैरह देते हैं। इसको मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन इसके लिए यही है कि आपको फिर कनाडा आना पड़ेगा एज अ विजिटर या एज अ स्टडी परमिट पे। तो फिर आप यहाँ की कोई सर्टिफिकेट वगैरह लोगे। तो फिलहाल इसको हम नो ही करते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनके उनके लिए नो ही होगा। अगर आपने चांसेस बढ़ाने हैं तो जो भी हमने नो किए हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, कैनेडियन कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो इन सबको आप यस करने की ट्राई कर सकते हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए एक पैसे रिक्वायर्ड हैं, जाहिर बात है, आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको कनाडा आना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। तो फिलहाल ये नो ही करते हैं हम। दूसरा एडिशनल पॉइंट, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर। अब ये पूछ रहा है जो सलमान का, इलियास का क्वेश्चन था कि कोई, इसको कहते हैं ना लीमिया, आपने सुना होगा, LMIA। तो और लोगों को अगर कोई कंपनी वैलिड जॉब ऑफर भी दे देती है, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे इंजीनियर हो, या आप कोई मेडिकल से रिलेटेड हो, या फार्मासिस्ट हो, जैसे इनकी डिमांड बहुत हाई है पूरे वेस्ट में ही। तो अगर वो आपको कोई जॉब ऑफर करते हैं, तो आप फिर आप इसको यस कर सकते हो। फिलहाल आप दोनों के पास, चाहे मोहम्मद इलियास हैं फाद, इनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, तो आप इसको नो ही करेंगे। ठीक है इलियास, तो आप क्वेश्चन था, आप इसको यस करके फिर आप ट्राई कर जी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। डी हैव अ ठीक है हाँ। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट प्रोविंस और टेरिटरी। तो अभी तो आपके पास नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेडिकल से है या कोई बंदा टेक से है, तो जैसे मुझे खुद प्रोविंस ने नॉमिनेट किया था, अंटारियो ने। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट आती है तब आप इसको यस करते हो, तो आपको 600 नंबर आपके ऐड हो जाते हैं, मीन्स के अगले राउंड ऑफ ड्रॉ में आपका 100% नाम आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगी आपको, अगर कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है तो। फिलहाल आप इसको नो ही रखें, क्योंकि आपको उनके पास नहीं है। तो वो कहते हैं आप या आपकी वाइफ के कोई भी ब्रदर या सिस्टर कनाडा में रहते हैं, जो कि कैनेडियन सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो। तो फात के केस में ये नहीं है, हम बाद में सलमान की जब चेंज करेंगे तो उसमें, क्योंकि मोहम्मद इलियास मेरा भाई है, तो हम उसको यस करके देख लेंगे। फिलहाल इसको नो ही करते हैं। अब करते हैं कैलकुलेटेड स्कोर। तो बेस्ड ऑन अबव फैक्टर्स, टोटल स्कोर जो बना है फात का, वो 429 है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में क्या हो रहा है आजकल। आपने मुख्तलिफ यूट्यूब पे चैनल को फॉलो किया होगा, तो हर कोई बता रहा है कि काफ़ी टफ हो गया है, और जो CRS स्कोर है, वो स्कोर होता है जिसपे वो कट ऑफ करते हैं। इससे ऊपर जितने जितने लोग होंगे उनको इनवाइट भेज देते हैं, बाकियों को नहीं भेजते। तो हम ये चेक करते हैं कि लास्ट ड्रॉ क्या निकला था। तो जो ये इन्होंने निकाला था कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो है जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा में, और उनका भी जो रैंक था या स्कोर था, वो मिनिमम 522 था लोगों का। ठीक है, तो हम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो हम कोई पिछले राउंड देख लेते हैं। लेकिन पिछले राउंड देने से पहले भी हम पूल पे नजर मार लेते हैं कि जो लोग भी इस टाइम एक्सप्रेस एंट्री में मौजूद हैं उनका क्या स्टेटस है। तो ये बता रहे हैं कि 600 से लेकर 1200 का स्कोर है तकरीबन 3000 लोगों का। समझ आई है, मतलब अगली दफा जब ड्रॉ होगा, लेट से वो 2500 लोगों को बुलाते हैं, तो यही लोग ही चले जाएंगे, नीचे वालों हम्म, की बारी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। अगर उसके सीटें बाद, ज्यादा होती हैं तो नीचे वाले आएंगे। हाँ, अगर वो सीटें ज्यादा करने के लिए वो स्कोर कम करते हैं, उनको पता होता है कि हमने 3000 बंदे बुलाने हैं, 4500 निकाल बुलाने हैं, 10,000 बुलाने हैं, उस बेस पे वो स्कोर देते हैं, ताकि इससे ऊपर जो भी 10,000 बैठे हैं उन सबको इनविटेशन चला जाए। तो ठीक है, 600 स्कोर तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। मींस हाँ, जैसे हम इसके लिए एवरेज। आपको एग्जैक्टली exactly, आप क्या, अगर कनाडा में कोई डिग्री है, शायद आपको 600 हो जाए आपका। अगर आपकी कनाडा में कोई 1 साल का एक्सपीरियंस है तब हो जाए। तो वो आप पैरामीटर चेंज करेंगे ना, हम फिर देख लेते हैं कि कितना कोई फर्क पड़ता है स्कोर से। लेकिन हाँ, ये हमारे काम बस की बात नहीं है 601 से ऊपर ऊपर नंबर लेना। जिन लोगों को PNP आ जाता है उनके तो 1000 नंबर भी बन जाते हैं। जो मैंने पहले बताया कि जैसे ही प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल पाथ के 429 मार्क्स हैं,
तो जैसे ही उसको प्रोविंस नॉमिनेट करेगा तो उसको 600 ऐड हो जाएंगे, तो फाद के नंबर हो जाएंगे 1050, 1029। तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में उसका नाम आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास पीएनपी नहीं है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ओवरऑल पूल क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो 600 से 1200 के नंबर वाले लोग बैठे हैं, फिर 500 से 600 के दरमियान तकरीबन 14,000 लोग हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि 14,000 लोग ऐसे हैं जिनके 500 से भी ऊपर नंबर हैं। फिर 450 से 500 के दरमियान 63। तो आप समझ सकते हो कि जिसके 429 है वो बोल ही जाए कि उसकी इमिग्रेशन होगी है। ठीक है, अनलेस के हो सकता है कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर दे आपकी प्रोफेशन की बेस पे। तो इस एक्सप्रेस एंट्री के पूल को समझना भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता रहता है कि आपको कहाँ पे होना चाहिए। आपको अगर आपने अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको मिनिमम कितने स्कोर्स चाहिए। तो इन्होंने 450 से 500 की भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि 490 से ऊपर लोग बैठे हैं, 480 से भी 12,000 लोग हैं जो 480 से 490 के दरमियान हैं, 470 से ऊपर लोगों 16,000 से ज्यादा उनके लोग बैठे हैं इस कैटेगरी में। तो 429 का स्कोर कहाँ पे आ रहा था, तकरीबन वो इधर आ रहा था। मतलब 429 से ऊपर तकरीबन आप सुनने 63 प्लस 1 लाख से ज्यादा लोग बात के ऊपर बैठे हैं इमिग्रेशन में, इन एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री के पूल में। समझ आ गई है? आ गई। तो जो चांसेस हैं वो बहुत हम्म, ही स्लिम है 429 मार्क्स के साथ। और नॉमिनेट जो आप कह रहे हैं प्रोविंस करती हैं वो किस बेस पे करते हैं? लाइक आप कह रहे हैं अब कि जॉब ऑफर। नहीं, हाँ, जॉब ऑफर तो अलग है। जब आपके पास जॉब ऑफर आएगी आपको शायद 50 या 100 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, वो हम टूल्स के साथ खेल के देखते हैं अभी। लेकिन प्रोविंस नॉमिनेट करता है इन, वो बेस्ड ऑन, ज्यादातर प्रोविंस हैं वो बेस्ड ऑन योर स्किल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविंस हैं जो दूर दराज के हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला था कि जिस बंदे को भी इस प्रोविंस की इन कंपनियों ने ऑफर कर दी ना जॉब, हम उनको अपनी नॉमिनेशन दे देंगे। मतलब जिस बंदे के पास जॉब ऑफर आ गई, हम उसको नॉमिनेट करेंगे, वो एज अ पीआर ही डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें यही हुआ है। आपने अटलांटिक प्रोविंस का नाम सुना होगा, इसमें है न्यू बर्न्सविक का, आप इसको गूगल कर सकते हैं। उन्होंने ना अपने एम्प्लॉयर बताए हुए हैं, 6-7 एम्प्लॉयर हैं, इन पे आप अप्लाई करें। अगर आपको वो जॉब ऑफर लेटर देते हैं तो हम आपको नॉमिनेशन अपने प्रोविंस की दे देंगे। तो आपको 2 नंबर मिल गए, एक तो जॉब ऑफर के मिल गए, फिर 600 मार्क्स प्रोविंस ने भी दे दिया आपको, तो 100% आप उधर चले जाएंगे एज अ पीआर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उनको कौन सी प्रोफेशन का बंदा चाहिए था और आपकी स्किल क्या उनसे मैच हो रही है कि नहीं। तो हर प्रोविंस के डिफरेंट रूल्स हैं, या डिफरेंट वो निकालते रहते हैं, कुछ पायलट प्रोग्राम्स करते हैं। ये चेक जब उनको कोई रिक्वायर्ड होते हैं बंदे किसी खास स्किल के, तो वो इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और अपनी मतलब के बंदे लोग निकालते रहते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ऐसा प्रोफेशनल हो, जिन जो कि बहुत कम लोग हों इस स्कूल में, और उनके मार्क हो सकता है 350 से 370 के दरमियान हो, वो उस बंदे को भी बुला लेंगे। वो इन सबको इग्नोर कर देंगे जिन 1 लाख बंदे भी ऊपर बैठे हैं ना। लेकिन क्योंकि वो स्पेसिफिक एक ऐसा प्रोफेशन का बंदे थे जो कि कम स्कोर के साथ उधर बैठे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम अब पाकिस्तान में देख लें, हर किसी ने ना बीएससी कर लेता है, कोई डबल मैथ कर लेता है। मतलब जो नॉन यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं जो लोग कॉलेजेस में करते हैं, अपने घर बैठ के करते हैं। तो इस तरीके से बेतहाशा ऐसे लोग होंगे जिनके पास बैचलर्स भी होगी या मास्टर्स भी होगी, उन्होंने इंग्लिश का टेस्ट भी अच्छा दे दिया होगा, लेकिन जो उनकी स्किल सेट है या वो जो प्रोफेशन है वो ऐसा नहीं है जो इन डिमांड हो। कि किसी ने बीए किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बीए आर्ट्स, बीए होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एमए होम इकोनॉमिक्स किया, या पीएचडी कर ली है किसी चीज में, ऐसी चीज में जो कनाडा वालों को रिक्वायर्ड ही नहीं है, हाँ, इन डिमांड नहीं है, तब उनके स्कोर तो इधर होंगे, 500 को टच कर रहे होंगे। लेकिन कोई प्रोविंस उनको नॉमिनेट नहीं करेगा। हाँ, जब एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर गिर गया, उनका नंबर आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे कनाडा एज अ पीआर। लेकिन प्रोविंस जो है वो स्किल बेस ही बंदों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओंटारियो है, इनके ड्रॉ निकलते हैं, एक होता है टेक ड्रॉ, ओंटारियो का टेक ड्रॉ, इसको आप सर्च करिएगा। उन्होंने ना 10-15 प्रोफेशन दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, मेरे ख्याल में डिजाइनर भी है, टेस्टर हो गए, इसके अलावा जो लोग माइक्रो कंट्रोलर्स पे प्रोग्रामिंग करते हैं या चिप्स बनाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए। तो ये सारे उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। जब अगर आपका उसमें नाम आ गया, मतलब
अगर आपके मार्क्स से फॉर एग्जाम्पल 470 480 और आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर ऐसे निकाले हुए हैं कि वो उनसे मैच करते हैं, तो ये एक और ट्रिक है। जब आपने एक्सपीरियंस भी लेटर निकालना है तो आपने देखना है कि इन हाई डिमांड कौन सी जॉब है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, डेवलपर की है, डिजाइनर की है, तो आप अपनी कंपनी से वैसे ही ऑफर लेटर निकालिएगा जो कि जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच करती हो उन हाई डिमांड प्रोफेशन के साथ। तो इसलिए ये लक की बात है काफी हद तक। ऐसा नहीं है कि अब अगर 429 से 1 लाख ऊपर बंदे हैं जिनके हाईएस्ट उनसे भी हाई मार्क हैं तो आपके चांसेस जीरो हैं। तो चांसेस जीरो नहीं है, लेकिन चांसेस काफी कम है। तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हो सकता है 470 को टच कर जाए, 480 को टच कर जाए, तो इसमें शायद कोई प्रोमिस आपको नॉमिनेट कर दे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो कैनेडियन इमिग्रेशन है काफी टफ हो चुकी है, और इसमें पूल में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं जिनके बहुत हाई मार्क्स हैं। तो चांसेस स्लिम है, लेकिन हर बंदे को अपनी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एफर्ट क्या है, आपने अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी है जिस पे आपके लेट से $500 लग जाएंगे मैक्सिमम। और आपने आइल्स के टेस्ट देने हैं, लेट से आपको 2 या 3 भी टेस्ट देने पड़े और हर टेस्ट तकरीबन $300 का है, तो आपका $1000 इंग्लिश पे लगेगा, 500 लगेंगे एजुकेशन पे, तो आपके $1500 आपका खर्चा होगा। और फिर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जब इनविटेशन आ जाएगी फिर तो खर्चे करने ही पड़ेंगे, चाहे वो आपके मेडिकल टेस्ट के हैं, चाहे आपको टिकट लेके कनाडा जाना है, वहाँ पे रेजिडेंस लेनी है, जो भी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो हम चाहते हैं कि हमें कनाडा वाले अप्लाई करें, इनवाइट करें, तो उसकी एलिजिबिलिटी को अचीव करने के लिए, उनके अपने चांसेस इंक्रीज करने के लिए आपको $1500 लगाने पड़ेंगे। अगर आइल्स आपका नहीं होता क्लियर, आप कहते हैं कि और मैं टेस्ट दूं, तो उस ऐसे कॉस्ट बढ़ती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने चांस बढ़ाने के लिए कोई और डिप्लोमा कर लें, तो वो भी एक कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हैं उस चीज़ को। या आप फ्रेंच लैंग्वेज करना चाहते हैं, कहीं से फ्रेंच सीख के उसके टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो भी कॉस्ट आप इंक्रीज कर लें। तो अपनी देखने की कैपेसिटी है तो बंदा फिर उस हद तक एफर्ट करे। वरना एक खास हद तक आप एफर्ट करें कनाडा सिस्टम के लिए, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज को आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम टूल के साथ खेलते हैं, ठीक है। अभी 429 स्कोर बने थे फहद के, ठीक है। लेट्स से अगर फहद कर लेता है एक डिप्लोमा कर लेता है, ठीक है, और हम कहते हैं 2 और मोर सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा फहद के पास हो गए हैं, तो फिर इसका कैलकुलेट करते हैं स्कोर। तो फहद का स्कोर हो गया है 462। तकरीबन 32 33 मार्क्स फहद के इंक्रीज हो जाते हैं अगर फहद ने एक डिप्लोमा कर लिया था बैचलर्स के बाद, ठीक है। और अगर मास्टर करते हैं तो फिर कितने फर्क पड़ते हैं? तो इतना फर्क नहीं पड़ा, मतलब उन्होंने मैक्सिमम आपको डिप्लोमा पे दे दिए, मजीद आपको 7 नंबर मिल जाएंगे अगर आप एक पूरा 2 साल का मास्टर्स करते हैं। तो ये 469 ही हुए। तो इसको फिलहाल रहने देते हैं एज अ डिप्लोमा ही, क्योंकि वो अचीवेबल है, 1 साल में हो जाता है और रिमोटली हो जाता है। वर्चुअल इसके यूनिवर्सिटी अलावा वाला। हाँ, वर्चुअल का भी करें, शायद अलामा इकबाल का भी हो जाए। तो आपको क्रेडेंशियल असेसमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं इनकी। वहाँ पे आप देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज है और आपके लिए इजी है वो डिप्लोमा करना कि नहीं, तो फिर वो आप कर लें। इसके अलावा आप क्या इंक्रीज कर सकते हैं? आप मैरिड हैं, ये चीज़ आपको आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी एज भी इतना, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल गए हैं आपने। हाँ, अब आप लैंग्वेज का टेस्ट कोई और दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मेरे पास है, अब मुझे नहीं पता फ्रेंच वाले कौन से हैं, शायद यही होंगे। लेट्स से ये हम ना थर्ड मिडल वाला कर लेते हैं, 310 से 348, ये ऐसी चीज़ है ये, क्योंकि फ्रेंच करना मुश्किल होगा, कोई आसान नहीं होगा। मैं एक रैंडम ही ये देखता हूँ कि इससे कोई मिलेगा भी, कोई फर्क भी पड़ेगा कि नहीं। तो जब हमने इससे कैलकुलेशन की तो कितने मार्क्स हो गए? 525। आपके चांसेस बढ़ गए हैं, मैक्सिमम हो गए हैं। आप शायद आपको इनविटेशन भी आ जाए, इस पे एक्सप्रेस एंट्री की आ जाए। प्रोमिस तो नॉमिनेट करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी क्यूबेक शायद आपको कर दे, क्योंकि इनको जो प्रोमिस क्यूबेक है वो फ्रेंच बोलते हैं सारे। अगर आपने फ्रेंच अच्छी कर ली तो आपको शायद क्यूबेक वाले इनवाइट कर लेंगे, और वैसे ही एक्सप्रेस एंट्री में ही 524 पे नंबर आपके मार्क्स बन जाएंगे। सही।
मतलब 500 ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन, इसमें उम्मीद है आ जाएगा। हाँ, अगर ये अपना ये फ्रेंच का टेस्ट दे देते हैं, मुझे नहीं पता कि ये स्कोर किस किस बेस पे है। लेट्स से हम अगर इससे भी कम नंबर पे जाते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कितना है। 460, ठीक है। जैसे आइल्स का टेस्ट था ना कि उस पे एक खास हद से ज्यादा जब आपके नहीं होंगे तो आपको बहुत ही कम नंबर मिलते हैं, तो इसका भी यही सीन है। तो आपको ये वाले मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो ये बंदा एक्सप्लोर कर सकता है, ये आपके हाथ में है। इस पे आप एफर्ट करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। लेट्स से अगर हम लैंग्वेज पे नहीं करते, लैंग्वेज के अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास? लैंग्वेज के अलावा फिर ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप कनाडा का डिप्लोमा करो। कैनेडियन डिग्री की है कि नहीं, इससे शायद कुछ मार्क्स बने, लेकिन जाहिर बात है ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे के लिए जिसकी अपनी जॉब हो। तो मेरे नज़दीक सिर्फ यही यही चीज़ है जिसके साथ आप चल सकते हैं कि आप अपना इंग्लिश का टेस्ट अच्छा करें और फिर आप फ्रेंच की भी तैयारी करें। लेकिन अगर आप नहीं भी करते फ्रेंच की, तो आप कम से कम इंग्लिश के टेस्ट के साथ आप अपना प्रोफाइल बनाएं। हो सकता है कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर दे, तो आपके चांसेस रहेंगे। प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। अगर आप $1500 पे कर सकते हैं तो आप अपनी एफर्ट्स करें। दुबई में कैनेडियन स्कूल है, अगर बंदा यहाँ से कर ले, लाइक मेरा ख्याल है वो वहां से कनेक्टेड होती है कनाडा से। मुझे लगता है कि वो शायद काउंट नहीं होगी आपको इन कनाडा। मतलब वो आपकी जो डिग्री है ना, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए कनाडा में। आप इस पे ना हाँ आप हाँ। सर्च कर सकते हैं। दो आई एक थिंक दो सो कि लोग हैं। कनाडा के अंदर जाना होगा, कनाडा में एज अ स्टूडेंट वीजे पे जाना होगा शायद। अच्छा, अगर बंदा जाए 1 साल के लिए करे तो कितना वो चेंजेस आ जाएंगे उसको? हाँ, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ, मुझे बताएं। हाँ, मैंने हाँ, ये बोला अगर 1 साल के लिए पढ़े वहां पे तो कितनी चेंजेस आ जाएंगे हाँ, वो हम देख लेते हैं। उसको? अब मैं ना फ्रेंच वापस ले लेता हूँ वैसे। हाँ। ठीक है। और हम कहते हैं जी हमारे पास कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यस कर देते हैं। सेकेंडरी था 1 और 2 ईयर डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है। और उन्हें कनाडा का डिप्लोमा कर लिया, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं काफी। तो कोई इतने नहीं बढ़े आपको मार्क्स, कितने 15 बढ़ गए हैं। हाँ, हम्म। लेकिन अगर वही आपने डिग्री की होती कनाडा से, मास्टर्स की। मास्टर या बैचलर कोई भी, तो फिर उससे आपके 492 मार्क्स हो गए हैं। लेकिन उनकी फीस काफी हाई है अभी। है क्या ये सीन है स्टूडेंट का कि ना, पाकिस्तान में तो लोगों के पास कैपेसिटी नहीं होती एजुकेशन बाहर से पढ़ने, मतलब पढ़ने की। लेकिन जो इंडियन है ना, जो मैं देखता हूँ, चाहे वो यूएस है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके भी है, यहाँ पे 17 18 18 साल के लड़के कॉलेज से निकले हुए वो इधर आते हैं बैचलर्स करने। एक साल की जो फीस है वो, और इनकी ना एक गवर्नमेंट कहती है कि फिक्स आप डिपॉजिट करें, जिसको जीआईसी कहते हैं ये लोग, $20,000 गवर्नमेंट कहती है कि आप डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में, ताकि आपका मंथली खर्चा वहां से निकलता रहे। तो ज्यादातर लोग उस यंग एज में ही आ जाते हैं। तकरीबन पिछले साल 4 लाख लोग सिर्फ इंडिया से ना कनाडा में आए थे। तो वहां पे बहुत ट्रेंड है। जो ही बच्चा निकलता है अपने एजुकेशन सिस्टम से, कॉलेज से, उसकी कोशिश होती है कि मैं डिप्लोमा या डिग्री कनाडा से जाके करूं। तो इनिशियली वो लोग बेयर करते हैं बर्डन, उधार ले लेते हैं जो भी। एक तो अपने बच्चे को भेज देते हैं, जब उनका बच्चा इधर आता है तो विद इन 2 3 महीने के अंदर अंदर उसकी पार्ट टाइम जॉब हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है 20 आवर्स पे काम करना। वो मुख्तलिफ जॉब्स करके अपनी एजुकेशन का बर्डन खुद ही निकालना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी पूरी डिग्री जो है वो अपने खुद ही बेयर कर लेते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। अम, तो अब क्योंकि आप लोगों का बैचलर्स हो चुका है, आप लोगों की एजुकेशन भी है, तो इसलिए आपके लिए वो पाथ लेना तो मुश्किल होगा। लेकिन ये चीज है, ये एक चीज एग्जिस्ट करती है।
लेकिन इस टूल को हमने देखा है तो इतना को फर्क नहीं पड़ा, अनलेस कि आप बैचलर हो। तो मेरे ख्याल में ये वैसे भी फिजिबल ऑप्शन नहीं है कि आपने डिप्लोमा कोई कनाडा से किया है एज अ पाकिस्तानी। मैं सर्कमस्टांसिस बेस पे और हमारी कैपेसिटी की बेस पे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अभी आउट ऑफ स्कोप ही रखें, तो हमारे स्कोर जो फिर वापस 462 ही बन रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में एक ही चांस है। 462 इज ऑल्सो गुड नंबर, हो सकता है इस पे कोई प्रोविंस आपको इनवाइट कर दे, लेकिन आपको फ्रेंच के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेंच कर लेते हो, उसके वो नंबर ले लेते हो जो मैंने आपको बताया, वो हाई भी नहीं है, मिडिल मीडियम है नंबर, आप वो अचीव कर लेते हो तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। और काफी लोग जा रहे होंगे, जो आपने देखे हैं ना, ये सारे लोग ये जो इधर पहुंचे हुए हैं, जो हमने ड्रॉ में देखे थे, ये ऐसे ही इन्होंने नंबर नहीं लिए इतने ज्यादा, इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। वो एफर्ट्स यही थी कि उन्होंने फ्रेंच की होगी। तो मुझे यही समझ आता है। इसके अलावा आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, इसमें एक दो लोग हैं मैं देखता हूँ वो बहुत एक्टिव हैं। तो ये बंदा है आस्क कुबैर, इसकी वीडियोस हैं, काफी इंफॉर्मेटिव होती हैं। और उसके साथ ये बनता है, बैठा है साहिल सयार। इन लोगों को आप फॉलो करें तो इससे भी काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैनेडियन इमिग्रेशन में। ठीक है, ओके, ठीक समझ आ है। गई। तो ये और कोई आप लोगों के कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चंस हो? नहीं, क्लियर है सब, काफी हद तक डिटेल में समझ आ गई है। तो थैंक ये यू। फहद,